अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज के इस कार्यक्रम में आज की विशिष्ट अतिथि संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की सम्मानित उपाध्यक्ष हमारी छोटी बहन मधु भट्ट जी, पीएनबी के मंडल प्रमुख विराज डोगरा जी, एसोसिएशन की सम्मानित अध्यक्ष हमारी बहन श्रीमती साधना शर्मा जी, सचिव नीलिमा गर्ग जी, संदीप जी और हमारे बीच में श्रीमती सुमित्रा डबराल जी, सभी मेरी सम्मानित बहनों, पत्रकार मित्रों, पहले तो आप सबको आज के इस प्रेस्टिजियस कार्यक्रम की बहुत बधाई है, बहुत शुभकामनाएं हैं। और साधना जी को वो लगातार 23 सालों से साधना कर रही है। सतत कोई कार्यक्रम करना ये काफी कठिन होता है। ओकेजनली आप कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम कर सकते हैं, नियमित रूप से कोई काम करना यही साधना है, और यही साधना जो है सिद्धि की तरफ ले जाती है। तो हमारी कामना है कि आप जिस भावना से, जिस उद्देश्य से ये नारियों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हैं, आप निश्चित रूप से आपको सफलता मिली है। और ये ऐसी क्या कहेंगे जंग है कि जिसको निरंतर रखना ही पड़ेगा, सतत करना पड़ेगा। अभी आप हैं, कल कोई और संभाले। तमाम लोगों को आपने यहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, आपने उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया। निश्चित रूप से उनकी इससे हौसला अफजाई होती है। पब्लिक मुझे रिकॉग्नाइज कर रही है। किसी को रिकॉग्नाइज करना ये बड़ा भारी नैतिक सपोर्ट है, और वो नैतिक सपोर्ट आप उनको कर रही हैं, इसलिए भी मैं आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। महिला सशक्तिकरण अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो तमाम तरह के लेख, आलेख, और अब तो सोशल मीडिया पे बहुत तमाम तरह के मीम्स भी बनते हैं जो मनोरंजक भी होते हैं और संदेश देने वाले भी होते हैं। तो तमाम तरह की बातें होंगी, और निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे यहाँ पर कोई 60-65 साल की महिला होंगी, उनसे पूछें, और आज जो 25-30 साल की बेटी होगी हमारी, उससे हम पूछेंगे तो एकदम एक जनरेशन गैप है, और जो चेंज है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। अभी एक दिन मैं एक स्कूल के प्रोग्राम में था, 5-7 दिन पुरानी बात है, बड़ा बढ़िया स्कूल है। वहाँ की जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने 1980 में पीजी कर दिया था, पीजी इंग्लिश से। तो ऐसी बात चल रही थी, अभी मैं उस विषय को छेड़ूंगा आपके बीच में। तो कहने लगी कि हमको तो पूछा ही नहीं, हमारे माता पिता ने तेरी शादी किससे करनी है, ढूंढ के कह दिया वैसे तेरी शादी। इनकी भी ऐसा ही हो गया। मैंने सामने बैठी इसलिए नहीं बोला कि मैंने कहा नाराज ऐसे ही है। तो आज के बच्चे से पूछेंगे तो एकदम एक बड़ा गैप, जिसको जनरेशन गैप कहते हैं, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। और उसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये कहेंगे कि हम ऑडिशन के बाद में सकारात्मक, उनमें बहुत बड़ा जो चेंज है वो सकारात्मक भी है। लेकिन एक विषय में जो आपके बीच में आज विचार के लिए छोड़ना चाहता हूँ, बाकी बातें तो होती रहेंगी। एक बहुत बड़ा विषय ये है कि जब उत्तराखंड राज्य बना था, इस राज्य में एक फैमिली कोर्ट थी, और आज देहरादून जिले में एक फैमिली कोर्ट थी, आज 5 हो गई हैं, और 6ठे 7वें की डिमांड हो रही है। महाराष्ट्र में आज तलाक 54% है। और कई बार हम इस बातों को बाहर के देशों से तुलना करते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में तलाक शब्द है ही नहीं डिक्शनरी में।
तलाक शब्द उर्दू का है और डिवोर्स इंग्लिश का। इंग्लिश का है। अपने साहित्य में कोई बता दो कहीं अगर ये शब्द भी इस्तेमाल हुआ है ही ये शब्द। शादी होती है 7 जन्म के लिए होती है, कहीं नहीं था ये, कहीं नहीं था। और दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं पाना, जीवन की जो यात्रा है एक साथ करना, ये अंत तक साथ है, ये सफलता मानी जाती है। लेकिन आज महीना बदला है थोड़ा सा, अब खुशी के साथ, खुशहाली के साथ, आजकल बोलते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स, आज वो बीच है। अब आप थोप नहीं सकते। बच्चियां अच्छी पढ़ी लिखी हैं, होशियार हैं, वो अपने मनपसंद का वर भी चाहती हैं और लड़के भी ऐसे चाहते हैं। और मैं बात करना चाहता हूं आपसे, इस झगड़े होते हैं शादी के बाद, फिर क्या होती है? काउंसलिंग होती है, होती है नहीं होती है? उसके बाद होती है ना, पुलिस करती है, पुलिस भी कुछ दिन के बाद फिर उसको कोर्ट को भेज देती है कि साहब नहीं मान रहे। फिर वकील साहब के पास जाते हैं और फिर न लड़की आरोप लगाती है, न लड़का आरोप लगाता है, फिर वकील साहब आरोप लगाते हैं। वो रहने नहीं देता। तो वकील साहब आरोप तय करते हैं, इसकी बुआ कौन सी है, कहाँ रहती है, इसका चाचा कौन है, कहाँ रहता है, इसका जेठ है कि नहीं है, देवर है कि नहीं है। नाम बुआ का ही खराब होता है। तो वकील साहब पूछते हैं सारी जन्म पत्री उनके खानदान की, कहाँ पर रहते हैं, क्या रहते हैं, उस बीच कोई फोन तो नहीं किया था तुमको? अच्छा फोन किया था, बस बस हो गया मामला। खूब गाली गलौज की, माँ बहन की गाली दी, ये बोला सो बोला, दहेज की मांग करी, एविडेंस हो गया। ये तो एविडेंस कभी खत्म नहीं होता और माना नहीं जाएगा, रिकॉर्डिंग तो है नहीं क्या बोला, लेकिन साहब यही बोला। और इसलिए ये एक समाज की बहुत गंभीर समस्या बनती चली जा रही है, बहुत गंभीर समस्या। और इवन यहाँ तो स्थिति ये बन रही है कि बच्चे शादी के लिए तैयार नहीं, लड़के भी नहीं हो रहे हैं, लड़की भी नहीं हो रही है, एक ही तरफ नहीं है, दोनों तरफ। और इसलिए जो मैं आपके बीच में जो मैंने कहा विचार देना चाहता हूँ, आपको जो मैं एक विचार आपके बीच में छोड़ना चाह रहा हूँ, वो विचार ये है कि हमारी इतनी सशक्त संस्था है, तमाम एनजीओ है, तमाम जगहों पर हम लोग जाते हैं, बातचीत करते हैं, क्या प्री वेडिंग काउंसलिंग, झगड़े के बाद क्यों काउंसलिंग होना चाहिए? पहले हम समझाएं कि वैवाहिक जीवन का मतलब क्या है। भाई हमारे यहाँ तो 4 आश्रम बताए गए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 400 वर्ष को में जिंदगी को बांटा गया है, ये मानकर चला गया है कि 100 वर्ष का जीवन होता है। अब उसके लिए कुछ नैतिक मापदंड उसके लिए निर्धारित किए गए थे। तो हम क्या, क्योंकि देखिए तलाक का कारण केवल, और जो झगड़ा होता है उसका कारण ये नहीं है कि उनकी नहीं बनती, उसका कारण कई बार क्या होता है, जो अभी हमने लगभग 7.5 घंटे का एक ब्रेन स्टॉर्मिंग का प्रोग्राम किया था, अखबारों में नहीं आया होगा। उसमें 2 विश्वविद्यालय हमने इन्वॉल्व किए थे। एम्स ऋषिकेश के जो हेड हैं साइकोलॉजी के, उनको उनमें बिठाया था। हिमालयन मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो हेड है उनको उसमें बिठाया था। दून यूनिवर्सिटी में जो साइकोलॉजी के हेड है उनको बिठाया था। 4 काउंसलर थे जिन्होंने 4,500 से ज्यादा काउंसलिंग की है, उनको बिठाया था। कुछ वकीलों को बिठाया था। यहाँ के चीफ सेक्रेटरी जो सेवानिवृत्त है वो भी उनको भी उनसे बिठाया था। प्रशासन के लोगों को 2 कुलपति थे, ऐसे 22 लोगों को बिठाया था। और उस पर हमने पूरा एक बुकलेट तैयार हो गई। तमाम वजह हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों।
और इसलिए मैं साधना जी आपकी जो संस्था है उसके सामने विषय रखता है कि हम प्री वेडिंग काउंसलिंग के लिए उसमें दोनों पक्ष, लड़के भी लड़कियां भी, उसमें माता पिता की जरूरत पड़े। अगर हम थोड़ा इस पर काम करेंगे, आज जो चीज हम शुरुआत करेंगे वो चीज वो बात हमारी आगे चल करके जो समय की जो एक बहुत बड़ी आने वाले समय की जो एक चुनौती होगी समाज के लिए, उस चुनौती के लिए हम अपने बच्चों को तैयार कर पाएंगे। इसको चैलेंज के रूप में अगर ले सकते हैं तो चैलेंज के रूप में इसको लिया जाए तो मैं समझता हूं कि कुछ ना कुछ समाधान। और कोई चीज जब हमारे यहाँ तो बोला गया कि जो शब्द हैं ये ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म कहा गया, यानी कि ब्रह्म शब्द कभी समाप्त नहीं होते, वायुमंडल में घूमते रहते हैं। ये कभी ना कभी हमारे कान में, हमारी दृष्टि में हमको कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट होता है फ्रीक्वेंसी में। और इसलिए अगर ये विषय अगर हम अपनी चर्चा में लाएं तो मैं समझता हूं कि हम समाज के लिए बड़ी अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। एक बात आपने और कही कि हमने पर्यावरण को भी अपने साथ जोड़ लिया है, पहली बार लिया है आपने। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। जो अभी बद्रीनाथ जी में माना गांव में जो कुछ भी हुआ, ये एवलांच कोई वैसे कोई नई चीज नहीं है। जो एवलांच जो सक्रिय हुआ इस समय, इससे 1930 के बाद इसकी हिस्ट्री रिकॉर्डेड है, क्योंकि 1930 में जो माना गांव है उसको माइग्रेट किया गया था। वो पहले अलग जगह पे था और उसको बोलते हैं कुबेर पर्वत। जो दो पर्वत है, नर और नारायण। नारायण पर्वत पे भगवान विष्णु विराजित हैं, जहाँ बद्रीनाथ जी का मंदिर है, और जो सामने पर्वत है वो नारायण पर्वत है। लेकिन उसकी जो ऊपरी भाग जो है और लेफ्ट की तरफ जाएंगे उसको बोलते हैं कुबेर पर्वत। और कुबेर पर्वत पर ये जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है वो 1930 से है। उससे पहले भी होंगे, लेकिन उसके बाद ज्यादा ध्यान दिया जब पूरा गांव को माइग्रेट करना पड़ा था। आज एक बहुत बड़ी समस्या है, एक ब्लैक लेयर आ रही है ग्लेशियर्स के ऊपर, काली लेयर आ रही है, और वो लेयर है कार्बन लेयर। और कार्बन एमिशन के लिए जो सबसे बढ़िया पौधा है जिसकी हम लोग पूजा करते हैं, जब किसी पूजा करते हैं और बट सावित्री, बट का पौधा, एक पौधा जब आकार ले लेता पूरा पेड़ तो वो 34 से 36 टन एमिशन करता है बरगद। और नंबर 2 पे आता है पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ 14 से 16 टन। ये मैं इसरो की रिसर्च बोल रहा हूँ। मैं कई मैंने वैसे पढ़ा, मैंने रिसर्च पेपर आप जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो सेंटर है इसरो का कालिदास रोड पर, वहां उन्होंने लगाया हुआ है। मैंने इसलिए बात कही कि जब पेड़ लगाने की बात करते हैं तो हम किन पेड़ों को लगाएं, किन पौधों को लगाएं। यूकेलिप्टस लगा दिए तो धरती को खाली खराब ही करेगा। जो ज्यादा तेजी से जो पौधे बढ़ते हैं तो उतना ज्यादा पानी लेते हैं, सीधी सी बात, सिंपल चीज है। एक पौधा है लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा कम होता है, वो बहुत ज्यादा है। बेसिकली साउथ अफ्रीकन पौधा है, उसको गोरा किमली बोलते हैं भारत में। अगर आप इस पर सर्च करेंगे, उस पेड़ की 1 लाख लीटर पानी रोकने की क्षमता है। और जब ड्राउट में उस पौधे पर कट मार के आप पानी ले सकते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। वो भी एक तरह से कल्प वृक्ष है। अगर आप सर्च करेंगे तो मैं उसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगा, लेकिन हम वृक्षारोपण अगर हम कर रहे हैं तो हम किन पौधों का रोपण करें, ये जरूर ध्यान रखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हम जो काम कर रहे हैं उसकी सफलता अधिक और बेहतर होगी। मेरी आप सबके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ज्ञान दिया।